ओके जी, टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। इससे पहले हम इन्फेक्शियस एजेंट्स को पढ़ चुके हैं कि वो क्या हैं और डिजीज क्या होती है और ये सारी चीज़ें। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं और उनकी हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन है। व्हाई डू वी केयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कॉजिंग इज अ डिजीज। सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास हमें इसकी केयर क्यों है कि हमारे पास किस तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास कोई भी डिजीज काज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो क्या क्या है इन्फेक्शियस एजेंट्स इज अ टर्म दैट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एनकंपास एनी मटेरियल दैट कैन कॉज एन इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू अ डिजीज। कि हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट वो चीजें हैं जिसमें जो कि हमारे पास क्या है, या फिर वो मटेरियल हो सकते हैं जो कि एक इन्फेक्शन काज करते हैं। और जब वो भी हमारे पास कोई इन्फेक्शन काज होगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा जी, हमारे पास वो डेवलप करेगा, हमारे पास किसको, डिजीज को डेवलप करेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास, हमने पैथोलॉजी को समझना। तो पैथोलॉजी क्या होती है कि किस तरह से हमारे पास कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको समझना है जी कि हाउ टू ट्रीट इट। ठीक है, कि हमारे पास जब भी उसको कि पैथोलॉजी को हमने समझना है तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है जी हाउ टू ट्रीट इट, कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इन्फेक्शियस एजेंट्स बिहाइंड इट, कि हमने उसको किस तरह ट्रीट करना है। इसका आंसर इसमें है कि हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट का हमें पहले पता होना चाहिए कि वो कौन सा है जो कि हमारे पास ये डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, और सम इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। The basic structure of the cell differ across class of organism। ठीक है, कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास जो डिफर करती है वो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह की पैथोलॉजी रखते हैं और डिफरेंट तरह से हमारे पास डिजीजेस काज करते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो किस तरह की डिजीजेस किस तरह से काज कर रहे हैं और उनको हमने ट्रीट किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स वी आर डीलिंग विद। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये क्या हो सकते हैं जी, ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जरूरी नहीं है जानना कि हमारे पास ये क्या है। पहली ये सबसे पहले ये चीज है कि वो क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट यूकैरियोटिक हैं प्रोकैरियोटिक हैं, उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह से डिजीज काज करते हैं। देन वी विल गो ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ द दोज पैथोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम ओवरऑल इनकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की, तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 6 क्लासेस। नंबर 1, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या है जी, हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली म्यूटेटेड प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारे पास जो है डिग्रेडेड हो सकती हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल फंक्शन लॉस कर चुकी होती हैं, तो वो प्रायॉन्स कहलाती हैं। ठीक है, वायरसेस हम जानते हैं जी कि हमारे पास जो है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, मगर क्या है कि इनका जो ओवरऑल कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है शेल फॉर्म में, और ये हमारे पास जो है लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स दोनों बियर करते हैं। बैक्टीरिया की अगर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक इन नेचर आ जाते हैं, और ये हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पाए जाते हैं जो हमारे पास वर्ल्ड में, तो वो और हमारे पास डिजीजेस काज कर रहे हैं और हर एक एरिया में पाए जाते हैं। इस चीज से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4, फंजाई। फंजाई क्या है जी, हमारे पास यूकैरियोटिक नेचर की हमारे पास होती है और हमारे पास ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, और जो डिजीज काजिंग हमारे पास फंजाई होती है उसको हम पैरासिटिक फंजाई कह रहे होते हैं। नंबर 5, प्रोटोजवा आ जाते हैं। ठीक है, और नंबर 6 हमारे पास हेलमिंथेस। हेलमिंथेस जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं इन द टर्म्स के, ये हमारे पास क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इनसाइड द बॉडी भी मौजूद होते हैं और हमारे पास डिफरेंट तरह की डिजीजेस काज कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रायॉन्स। नंबर 1, prions क्या हैं, are the misfolded proteins which can cause properly folded proteins to convert to a misfolded prion। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पहले सबसे पहली क्या चीज है कि ये खुद मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। ये हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास ये और ठीक कोई हमारे पास नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होंगे। ये क्या है, हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, काज कर रही हैं हमारे पास जो है डिजीज कोई भी काज कर सकती हैं। मगर वो डिजीज किस तरह काज करती हैं कि ये क्या करती हैं, प्रॉपरली फोल्डेड जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हमारे पास कन्वर्ट कर देती हैं हमारे पास जो है मिसफोल्डेड प्रोटीन में, जिनको फिर हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्रायन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि हमारे पास अ चेन रिएक्शन अकर्स एज अ न्यू प्रायन देन गो ऑन
टू कन्वर्ट मोर प्रोटीन। हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, चेन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास न्यू प्रोयॉन्स देन गो ऑन टू कन्वर्ट मोर प्रोटीन्स के हमारे पास इसमें पूरे एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें जो है जो प्रोयॉन बने हैं, न्यू प्रोयॉन्स बने हैं, वो फर्दर प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोयॉन्स, ठीक है। नॉट ओनली दीज न्यू प्रोयॉन्स नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन, ये तो पहली चीज तो ये आ जाएगी, ये अपना नॉर्मल फंक्शन जो है लॉस कर देंगे, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेंगे। दूसरा क्या होगा, दे एक्युमुलेट विद इन द इन्फेक्टेड सेल, और दूसरा क्या होंगे वो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा और प्रोटीन्स को ये टारगेट करते जाएंगे तो और ये क्या होते जाएंगे, इन्फेक्ट करते जाएंगे बाकी सेल्स को भी, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा कि काजिंग टिश्यू डैमेज एंड सेल डेथ, और इस वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि टिश्यू डैमेज भी हो सकता है और सेल डेथ भी हो सकता है। एक और चीज है कि एज दे रिजाइड इन द होस्ट सेल, जब ये होस्ट सेल के अंदर रह रहे होते हैं तो दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, टारगेट भी नहीं हो सकते क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं और हमें इनका पता भी नहीं होता कि ये किस तरह से हमारे पास जो है हमारे पास एज कम्पेयर टू इन्फेक्शियस एजेंट किस तरह से हमारे पास डिजीज काज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो कि ये हमारे पास नॉर्मल एक डिजीज है, प्रोटीन है उसको हम नॉर्मल प्रायन बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास डिजीज प्रायन है जिसमें हमारे पास क्या हुआ है जी कि हमारे पास जो अमीनो एसिड बीटा शीट्स जो थी इसका हमारे पास बीटा हेलिक्स जो था उसने अपनी जो है स्ट्रक्चर लूज कर दी और वो हमारे पास एक अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में चला गया, और हमारे पास जब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये प्रायन कहलाएगा। और अब ये क्या होगा कि बाकी प्रोटीन्स को टारगेट करेगा और उनको भी प्रायन्स में कन्वर्ट करेगा। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है वायरसेस। वायरसेस हमारे पास क्या है, लाइक प्रायन वायरसेस आर नॉन लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट रिजाइड इनसाइड द होस्ट, इस वजह से इनको भी थोड़ा डिटेक्ट करना और टारगेट करना डिफिकल्ट होता है। हमने पहले डिस्कस किया जी कि ये दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ जो है जेनेटिक मटेरियल, और वो क्या होता है इससे बना होता है कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और इनसाइड प्रोटीन कोड होगा और प्रोटीन कोड को हम कहेंगे कैप्सिड। Some viruses are evolved, meaning that their capsid are covered with a lipid layer called an envelope, और उसको हम क्या कहते हैं कि एक लिपिड लेयर एक्स्ट्रा मौजूद होती है आपके कैप्सिड के ऊपर सम वायरसेस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोल रहे होते हैं। अब वायरसेस क्या है, उनके पास क्योंकि नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं तो दैट इज वाई जो है हमारे पास वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और उनको क्या चाहिए, उनको एक होस्ट सेल चाहिए फॉर देयर रेप्लिकेशन। तो क्या करते हैं कि ये हमारे पास डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी होस्ट सेल को टारगेट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं या फिर उसको किल भी कर देते हैं लेटर ऑन फॉर देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब some viruses have the ability to integrate themselves into the host DNA only to re-emerge later in the host life. For example, a retrovirus मीन के हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपना डीएनए जो है होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें और फिर उसके बाद हमारे पास लेटर ऑन जो है उसकी होस्ट लाइफ के अंदर जो है हमारे पास री-इमर्ज हो जाए, मीन दोबारा से खुद को बनाना स्टार्ट कर दे। तो दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जिसको हम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है जी, हमारे पास वायरल अटैचमेंट जो होती है एंडोसाइट्स जो होती है उसकी हमारे पास होती है, और वहां पे फिर क्या होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, अनकोटिंग का प्रोसेस होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, वो अपना जीनोमिक मटेरियल इनसाइड द होस्ट सेल जो है हमारे पास शिफ्ट कर देता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जीनोमिक रेप्लिकेशन हो रही है जी, और हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास जीनोमिक रेप्लिकेशन होगी तो साथ में हमारे पास ये वेरियस नंबर ऑफ एमआरएनएज अपने बनाता है, और एमआरएनएज न्यूक्लियस से जब बाहर आएंगे तो ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन की वजह से वेरियस नंबर ऑफ जो है हमारे पास जो है राइबोसोम्स को यूज करते हुए और गोल्जी बॉडीज को यूज करते हुए वेरियस नंबर ऑफ वायरसेस अगेन से बनाए जाते हैं, और फिर वो वायरसेस हमारे पास लीक आउट हो जाते हैं अक्सर और अगेन से इन्फेक्ट करते हैं हमारे पास किसी और सेल को जाके। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस एजेंट है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो पहले में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि इनकी जो हमारे पास सेल वॉल होती है जो कि जिसको हमारे पास मोस्टली म्यूरिन से या पेप्टिड जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं उससे मिलकर बनी होती है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि इनके पास जो है प्रोकैरियोटिक हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ब्रॉडली इनकी दो क्लासिफिकेशन है, ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट सेल, क्योंकि ये हमारे पास जो है खुद एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास सारी सेलुलर जो बेसिक जो है हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स, तो दैट इज वाई कि ये हमारे पास आउटसाइड जो है हमारे पास रेप्लिकेट कर सकते हैं और इजीली हमारे पास डिटेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास समटाइम्स क्या फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पोर्स और सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब वो हमारे पास डोरमेंट स्टेट में इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइव कर सकते होते हैं। हमने जैसे क्लासिफिकेशन दो की है, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्लासिफिकेशन है। ग्राम पॉजिटिव जो होती है उसकी हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारे पास जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो सॉरी सेल वॉल जो उसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों की सिमिलर होती है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब क्या है कि
पेरिप्लाज्मिक स्पेस दोनों में मौजूद होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की एक्स्ट्रा लेयर्स मौजूद होती हैं आपके पास, इन ऐसा ग्राम पॉजिटिव जबकि ग्राम नेगेटिव के केस में सिर्फ एक ही होती है। उसके अलावा हमारे पास लिपोप्रोटीन्स भी हमारे पास दोनों जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मौजूद होते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन एक होती है जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है, ताकि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें कम होते हैं। अब बैक्टीरिया को ऑन दोज केसेस हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सर्कुलर होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कर्व फॉर्म होते हैं, और अदर शेप्स जो होती हैं उस फॉर्म में, जिनमें क्लब शेप हमारे पास आ जाते हैं और हेलिकल शेप आ जाते हैं। उस तरह से हमारे पास इनको क्लासिफाई किया गया। फोर्थ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाते हैं पैथोजेंस आ जाते हैं, वो होते हैं फंजाई। Fungi are eukaryotic organisms that can exist in and switch between two forms, a unicellular form yeast and multicellular form filamentous। कि हमारे पास क्या है, ये दो फॉर्म्स में मौजूद हो सकते हैं। समटाइम ये यूनिसेलुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं यीस्ट, जिसको की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, और समटाइम ये मल्टीसेलुलर फॉर्म में होते हैं जिसको हम फिलामेंटस जो है फंजाई बोलते हैं। मगर क्या है कि ये दोनों फॉर्म्स के दरमियान जो है इजीली स्विच कर सकते हैं, कि ये हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली, ठीक है। और हमारे पास जो फिलामेंटस फॉर्म होती है उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मोल्ड्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, यूजुअली हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सॉरी पैथोजेंस क्या होते हैं। ये वो पैथोजेंस होते हैं कि जब भी इनको मौका मिलता है तब ही डिजीज काज करते हैं, वैसे ये डिजीज काज नहीं कर रहे होते, ठीक है। और हमारे पास सम फंजाई जो होते हैं वो कैन रिप्रोड्यूस विद द क्रिएशन ऑफ स्पोर्स, कि वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और उस वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनको जनरली होस्ट की जरूरत नहीं होती अपने रेप्लिकेशन के लिए, लाइक वायरसेस, ठीक है। और ये हमारे पास हार्श और कंडीशंस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंजाई जो कि हमारे पास मौजूद हैं। यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, मशरूम्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड को हमारे पास जो है फंजाई ने टारगेट किया हुआ है, अफेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ये यूनिसेलुलर आपको फंजाई दिख सकती है। हेलमिंथीज की तरफ आते हैं जी हमारे पास। तो हेलमिंथीज क्या है, आर द पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है। हेलमिंथीज की पैरासिटिक वॉर्म्स की, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। अनलाइक अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स, हेलमिंथीज प्रोड्यूसेस एग्स, ठीक है। ये हमारे पास रेप्लिकेशन में नहीं जाते, ये सीधा सीधा आपके पास एग्स ले करते हैं और उस के थ्रू आपके पास न्यू वॉर्म्स की प्रोडक्शन होती है। These eggs have tough shells and protect them from a wide range of environmental conditions, और उनको environmental conditions से भी बचाते हैं। नॉर्मली आपके जो है इंटेस्टाइनल एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास नॉर्मली फीमेल जो होती है वो लॉन्ग लार्ज होती है, और मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है। और हेलमिंथीज जो है बेसिकली सकिंग कर रहे होते हैं ब्लड की थ्रू द माउथ फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपने हासिल कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दोज इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाएं तो इन ऑर्डर टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज इट इज एसेंशियल टू नो व्हिच एजेंट इज द काज। सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि आया वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे पास कोई पैरासाइट है, या वो हमारे पास जो है कोई हेलमिंथीज है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास जो है उसकी डिजीज का की ट्रीटमेंट होती है। एंटी माइक्रोबियल वर्क्स इन वेरी स्पेसिफिक वे, और इसी तरह से वो इफेक्ट भी कर रही थी क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, वो हमारे पास डिस्टर्ब करती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को, ठीक है, एंड दस वुड नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट द फंगल डिजीजेस। क्योंकि फंगल डिजीज, फंगस की अगर हम एनाटॉमी को देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि उसकी जो आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल तो होती है, मगर वो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। दैट इज व्हाई जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो उसको टारगेट नहीं कर सकती। फंगल सेल्स एंड प्रोटोजोआ आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू द एनिमल सेल्स एंड दैट इज ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। दिस क्रिएट अ डिफिकल्टी इन डेवलपिंग ड्रग्स दैट टारगेट द इन्फेक्शियस एजेंट। हमारे पास डिफिकल्टी आ जाती है अक्सर कि हमारे पास फंगल सेल्स और प्रोटोजोआ दोनों बायोलॉजिकल सिमिलर हैं एनिमल सेल्स के। तो हमारे पास जब भी ड्रग डेवलपमेंट होती है तो हम इस चीज का ख्याल सबसे पहले रखते हैं कि हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास हमारा होस्ट ना हो, उसके कोई डैमेज ना हो रहा हो। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट, और क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि विदाउट हार्मिंग एनिमल और ह्यूमन सेल हम उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है कि आपने इससे पहले आपको हुआ होगा कभी भी कोल्ड्स हुए होंगे, फ्लूज हुए होंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग हम एक असाइनमेंट तैयार करनी है जिसमें आपने ये बताना है जी कि मुझे कौन सा इन्फेक्शन हुआ, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज द ट्रीटमेंट एंड वाज इट इफेक्टिव और नॉट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और इसके जो है आपने अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली आप पूछ सकते हैं।